गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। आज हम बेसिकली एक असाइनमेंट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आज हम बनाएंगे वेब कैलकुलेटर। तो जेंगो में हमें एक वेब पेज बनाना है जिसमें यूजर से क्या पूछे जाएंगे, दो नंबर्स जो हमें ऐड कराने हैं, और यूजर वहां पे दो नंबर टाइप करेगा, एंटर करेगा, और ऐड बटन के क्लिक पर उनका क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। चलिए तो असाइनमेंट का ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या है असाइनमेंट, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने क्या करना है, बेसिकली जो अब तक पढ़ा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके एक छोटी सी असाइनमेंट बनानी है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक वेब पेज बनाएंगे। ये हमारा वेब पेज होने वाला है। इस पेज का नाम रखेंगे add.html। इसमें हम यूजर से दो नंबर के लिए पूछेंगे। वी आर आस्किंग यूजर टू एंटर टू नंबर, तो वी आर सेइंग एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर एक ऐसे टेक्स्ट लिखा हो जिसमें लिखा हो एंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे यूजर अपना सेकंड नंबर टाइप करेगा स्टूडेंट्स। इधर एक ऐड बटन होगा और इस ऐड बटन के क्लिक पर क्या होना चाहिए, हाँ यहाँ पर क्या दिखाना चाहिए, हाँ सम, और जो आया लेट्स से यूजर ने किया 1223, तो यहाँ पर सम बताए 35। बट ये तब आना चाहिए जब यूजर ऐड बटन पर क्लिक करे। और इस हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा वेब कैलकुलेटर। ये हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे। किस नाम से, वेब कैलकुलेटर नाम से। सो दिस इज द असाइनमेंट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे यूजर से वेब में इनपुट लेना, उस पर प्रोसेसिंग करना और फिर रिजल्ट शो करना। तो ये एक हमारी छोटी सी एक बेसिक असाइनमेंट होने वाली है। तो आज हम यहाँ पर पाईचार्म टूल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पाईचार्म क्या है, पाईचार्म भी एक IDE है जिसका यूज करके हम आसानी से जेंगो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अभी तक हम आइडियली के थ्रू बना रहे थे, आज हम पाईचार्म टूल को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं यही बता देता हूं कि हाउ टू इंस्टॉल पाईचार्म ऑन टू योर सिस्टम। तो पाईचार्म को इंस्टॉल करने के लिए पहले आपको पाईचार्म डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यू विल टाइप पाईचार्म डाउनलोड। तो जैसे आप पाईचार्म डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये www.jetbrains.com, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पाईचार्म। तो JetBrains का प्रोडक्ट है ये। तो जो पहला ही लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे और इसमें दो वर्जन आते हैं। एक है पाईचार्म प्रोफेशनल जिसका आपको ओनली 30 डेज का ट्रायल मिलेगा। इसको डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि आप इसे 30 डेज तक ही यूज कर पाएंगे। उसके बाद ये पेड है, उसे यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। आपको करना है पाईचार्म कम्युनिटी जो एकदम फ्री है। तो यहाँ डाउनलोड बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने कंप्यूटर के डाउनलोड्स फोल्डर में जाइएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वहीं पर आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। तो ऐसे पाईचार्म community.exe करके फाइल बन जाएगी। 2020.3.1 2022 का थर्ड वर्जन था, तो ये उसी के नाम से exe फाइल है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जब आप पाईचार्म इंस्टॉल कर लेंगे तो ऐसे एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। मैंने वहां से डिलीट करके ये टास्क बार पे ऐड कर दिया है। तो जैसे आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे ये आपके पाईचार्म टूल को स्टार्ट कर देगा, ठीक है बच्चों। इसमें हम प्रोजेक्ट को रन कराएंगे, प्रोजेक्ट हम बनाएंगे वैसे ही। तो चलो पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं। इससे हमारा जेंगो प्रोजेक्ट बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो वही मैं लोकेशन पे जा रहा हूँ जहां पर मैंने अपने सारे जेंगो के प्रोग्राम्स रखे हैं। तो मैं इस लोकेशन पे पहुंच गया जो मेरी है डी ड्राइव प्रवीण सर जेंगो फोल्डर के अंदर प्रोग्राम्स फोल्डर। तो यहाँ पर हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले क्या करना होता है, उस लोकेशन तक पहुंचना होता है। फिर उस लोकेशन में यहाँ पर आप जहाँ पे पाथ स्पेसिफाई होता है यहाँ पर टाइप करेंगे CMD, जो आपके कमांड प्रॉम्प्ट को इस लोकेशन पर ओपन कर देगा। अब हमें नया जेंगो प्रोजेक्ट बनाना है। तो नया जेंगो प्रोजेक्ट बनाने की कमांड क्या होती है स्टूडेंट्स, जेंगो-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पर वेब कैलकुलेटर। तो इस नाम से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट्स, देखिए ये रहा वेब कैलकुलेटर। अब इसको हम पाईचार्म में ओपन करेंगे। तो पाईचार्म ओपन कर लीजिए पहले बाय क्लिकिंग ऑन दिस पाईचार्म आइकन, और यहाँ पर हम आएंगे ओपन प्रोजेक्ट में। देखिए इस ओपन प्रोजेक्ट आइकन पर आपको क्लिक करना है और उस लोकेशन पे जाना है। तो हमने कहाँ बनाया प्रोजेक्ट, डी ड्राइव के अंदर, प्रवीण सर फोल्डर के अंदर, जेंगो फोल्डर के अंदर, प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर ये प्रोजेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे विच इज वेब कैलकुलेटर। तो मैं क्या किया, लोकेशन तक पहुंचा प्रोग्राम्स फोल्डर में, उसके अंदर उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट किया जो हमारा यहाँ पर वेब कैलकुलेटर है। ओके बटन पर क्लिक किया
ट्रस्ट कीजिएगा तभी ओपन होगा, ट्रस्ट प्रोजेक्ट। एंड इसने क्या कर दिया है, आपके प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया है किसके अंदर, पाइचार्म के अंदर। बाकी सारी चीजें वैसी हैं। देखिए क्या हो रहा है, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है बच्चों, तो एक प्रोजेक्ट नेम का डिफॉल्ट टाइप बनता है जो बन चुका है वेब कैलकुलेटर, जिसके अंदर ये सारी फाइल हैं। कौन कौन सी, setting.py, url.py। हमारे काम की ये दोनों है, WSGI और ASGI हमारे काम की अभी नहीं है, डेवलपमेंट फेज में इनकी जरूरत नहीं है। और manage.py विच इज द प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर जेंगो प्रोजेक्ट, जिसके बिना आपका जेंगो प्रोजेक्ट रन नहीं कर सकता। ये आपको प्रोजेक्ट बनते ही मिल जाती हैं इतनी चीज। अब हमें इसमें एक नई ऐप ऐड करनी है, तो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है स्टूडेंट्स, थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वेब कैलकुलेटर, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। तो एक तो सबसे पहले ये फोल्डर बना है, इसके अंदर एक ऐप बाय डिफॉल्ट बन गई है वेब कैलकुलेटर नाम से, एक डिफॉल्ट ऐप बनती है प्रोजेक्ट नाम से, एक हम बनाएंगे एडर नाम से। ये हम बनाएंगे, इट विल बी क्रिएटेड बाय अस, वी नो हाउ टू क्रिएट एन ऐप इन जेंगो प्रोजेक्ट। और यहीं पर क्या है, manage.py, जो हमें जेंगो की तरफ से बिल्ट इन मिला है। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होने वाला है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको। तो हमें बस क्या बनाना है, एक एडर नाम की ऐप। लेट्स डू इट देन। तो इसमें भी रन करा सकते हैं हम लोग, अभी रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए कहाँ जाओगे, दिख रहा है टर्मिनल, टर्मिनल पे जाइएगा और यहाँ टाइप कीजिएगा, क्या होती थी कमांड रन कराने की, पाइथन manage.py रन सर्वर। ठीक है, तो ये पाथ बता रहा है यहाँ पर कि कहाँ पे है manage.py। डॉट मतलब करंट फोल्डर के अंदर manage.py है, करंट मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए एक लिंक बन चुका है http:127.0.0.1 विच स्टैंड फॉर लोकल होस्ट 8000 पोर्ट नंबर। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको ब्राउजर ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आसान हो जा रहा है और काम है ना, आपने लिंक पर क्लिक किया, उसने ब्राउजर को ओपन किया और उसमें URL टाइप कर दिया, तो आपका काम आसान कर दिया है। और ये पेज बन के आ रहा है जो डिफॉल्ट पेज जेंगो की तरफ से हमें मिलता है। अब हमें अपना HTML पेज बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐप बनाएंगे, उसके अंदर टेम्पलेट फोल्डर में एक HTML पेज क्रिएट करेंगे। तो स्टॉप करने के लिए कमांड होती है Ctrl+C टू स्टॉप द सर्वर, सर्वर हैज बीन स्टॉप्ड। आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं टर्मिनल को। तो मुझे ऐप बनानी है, तो ऐप बनाने के लिए हम जो भी करेंगे यहीं टर्मिनल पे देंगे, तो हमें अलग से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही स्टूडेंट्स। तो क्या फायदा हो रहा है, हम अलग से CMD ओपन करके वहाँ कमांड नहीं दे रहे हैं, अलग से ब्राउजर ओपन करके वहाँ पे URL टाइप नहीं कर रहे हैं, सारा काम एक ही जगह हो जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कि पाइचार्म इज बेटर टूल फॉर वेब डेवलपमेंट इंस्टीड ऑफ पाइथन आइडियली। ठीक है, चलिए तो ये टर्मिनल में आए तो हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे ऐप क्रिएट करने की, जो होती है पाइथन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, manage.py लिख दें, या मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है M टाइप करके टैब की दबा दीजिए और स्टार्ट ऐप, ऐप का नाम। तो ऐप हमें बनानी किस नाम से, एडर नाम से। एडर हमारी ऐप का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए इधर एक एडर नाम का फोल्डर बन गया है, एडर नाम का एक ऐप क्रिएट हो चुकी है। आई होप देख पा रहे हैं सब लोग, ये एडर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर views.py मिलेगा जहां पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे। अभी तो हमें क्या करना है, इस एडर ऐप को सबसे पहला काम क्या करो, ऐप बनाते ही उसे रजिस्टर कर दो। तो रजिस्टर करने के लिए कहाँ जाते हैं, जो प्रोजेक्ट नाम की डिफॉल्ट ऐप बनती है उसके setting.py में जाएंगे। setting.py में कहाँ, इंस्टॉल्ड ऐप में जाके अपनी ऐप को ऐड कर दीजिए। तो क्या किस नाम से बनाया हमने ऐप, एडर। कोम एडवांस में लगा के चल रहे हो, बाद में भी लगा सकते हो या एडवांस में लगा के चल सकते हो, इच्छा आपकी। तो हमारी ऐप रजिस्टर हो चुकी है। कहाँ पे किया, इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर आके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। एडर ऐप हमारी रजिस्टर हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब हमें अपने ऐप के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर ऐड करना है, जहाँ पे हम सारी अपनी HTML फाइल रखेंगे। कैसे बनाओगे, अब ऐप पर आइए, ऐप वाले फोल्डर पर क्लिक कीजिए पहले, फिर राइट क्लिक, देन यहाँ न्यू और फोल्डर बनाना है। नॉर्मल फोल्डर को बोलते हैं डायरेक्टरी, पैकेज नहीं बनाना, फोल्डर। तो डायरेक्टरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ नाम दे दीजिए टेम्पलेट। स्पेलिंग बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, एक भी अल्फाबेट इधर उधर नहीं होना चाहिए, टेम्पलेट्स नाम से ही होना चाहिए। क्योंकि जेंगो सर्वर क्या करता है, जिस भी ऐप को आपने रजिस्टर किया उसके टेम्पलेट्स फोल्डर में ही सर्च करेगा, और कहीं नहीं जा सकता वो, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क है तो अपने बताए हुए स्ट्रक्चर पे और फ्लो पे ही काम करेगा। यहाँ पे आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। अब इस टेम्पलेट्स फोल्डर में एक HTML फाइल ऐड ऑन करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करना है, अब यहाँ टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हमें एक add.html फाइल बनानी है। अब देखिए HTML फाइल बनाना कितना आसान है। यहाँ पर तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू HTML फाइल, नाम add.html खुद लगा देगा। तो add.html फाइल बन चुकी है और उसमें देखो बेसिक HTML कोड आ चुका है।
अगर यही हम फाइल HTML फाइल नोटपैड में बनाते तो ये सब लिखना पड़ता। टाइटल हम दे देंगे लेट्स से क्या होम पेज है तो लेट्स से होम दे देते हैं, होम हमारा टाइटल हो गया। और बॉडी पार्ट में हमें क्या करना है, पहले ये लिखना है, तो इसके लिए सिंपल लिख दीजिए एंटर फर्स्ट नंबर। इसके बाद हमें नंबर टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो आई होप सभी इतनी HTML जानते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या लगता है, इनपुट टैग, टाइप इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो इनपुट टैग में आपको टाइप क्या बताना होता है, टेक्स्ट, इसका मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाना है और इसको हम नेम देंगे। नेम देना बहुत ज़रूरी है, इस नेम के थ्रू ही डेटा निकलेगा। तो नाम दे दिया मैंने फर्स्ट नंबर, यू कैन गिव एनी नेम, फर्स्ट सेकंड भी दे सकते हो, फर्स्ट नंबर दे देता हूँ मैं यहाँ पर। और क्लोज करने के लिए हमने लगा दिया और फिर BR टैग लगा दूंगा मैं यहाँ पर। BR टैग में क्यों लगा रहा हूँ, ताकि बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट रो में आए, नहीं तो उसी के बगल में आएगा। इसके बाद सेकंड नंबर और उसके लिए हम दे देंगे अपने टेक्स्ट का नाम सेकंड नंबर। इसके बाद हमें एक बटन चाहिए, तो इसके लिए इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, जिसका मतलब सबमिट बटन बना रहे हैं आप, जिसका आप वैल्यू में दे दीजिए ऐड। ठीक है, तो ये हमारा HTML पेज बन चुका है। अब इस HTML पेज को कॉल कराना है, तो जैसे ही हमारा URL टाइप हो, इवन आपका बेसिक लोकल होस्ट 8000 इतना ही टाइप हो URL में, ब्राउजर के URL पार्ट में इतना ही लिखें तो हमारा होम पेज आ जाए। तो इसके लिए कहाँ मेंशन करोगे इस चीज को, urls.py में। और urls.py में URL डिक्लेयर करने से पहले आपको व्यू फंक्शन बनाना होगा। तो व्यू कहाँ मिलेगा, व्यू मिलेगा आपके एडर, जो आपने अलग से ऐप बनाई है उसके views.py में। यहाँ पे आप अपना व्यू फंक्शन बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं हम, ऑलरेडी इंक्लूड है जेंगो पैकेज के शॉर्टकट मॉड्यूल्स का रेंडर फंक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, लेट्स से ऐड व्यू दे देते हैं, क्योंकि एडिशन के लिए बना रहे हैं तो हमने नाम दे दिया ऐड व्यू। होम व्यू दो, ऐड व्यू दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। इवन व्यू लगाना भी जरूरी नहीं है, बट जो भी फंक्शन हम व्यू के लिए डिफाइन करते हैं उनके नाम के बाद व्यू लगा देते हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये कन्वेंशन है। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर। रेंडर में पहला आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट और दूसरा उस HTML पेज का नाम विच इज add.html। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा ये add.html को कॉल करेगा या add.html के कंटेंट को लेके आएगा, HTTP रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में डालेगा और उसे रिटर्न कर देगा किसको, जो इसे कॉल कर रहा है। समझ में आ रहा है, हाँ जी। अब इसको कॉल किया जाएगा url.py में, और url.py कहाँ पा जाता है, डिफॉल्ट ऐप के अंदर। और यहाँ पर आप पहले इंपोर्ट करें, काम वही सब कर रहे हैं, चाहे आप आइडियली से करो, बस यहाँ थोड़ा सा आसान हो रहा है। तो फ्रॉम क्या आएगा, पैकेज का नाम, और पैकेज किस नाम से बना है, ऐप नाम से, एडर। एडर से इंपोर्ट कीजिए व्यूज को और यहाँ पर आप अपना URL बनाइए। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइप ना करूँ तब भी आ जाए, तो इसको ब्लैंक कर दीजिए और यहाँ लिखेंगे क्या, व्यूज डॉट, हाँ जी, एड व्यू, और ये पैरेंथेसिस हटा देना। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप URL में कुछ टाइप नहीं करेंगे तो वो व्यूज, और व्यूज कहाँ पे मिलेगा, एडर ऐप के अंदर जो views.py है उसके एड व्यू फंक्शन को कॉल करेगा। चलो देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो मैंने टर्मिनल को ओपन किया है, क्या टाइप करूंगा यहाँ पर मैं, पाइथन manage.py रन सर्वर, और इस लिंक पर क्लिक कीजिए एंड सी द मैजिक। द मैजिक इज आपका पेज आ रहा है इस बार जेंगो के डिफॉल्ट पेज के बजाय। बट अभी आप यहाँ 2 नंबर डालोगे और ऐड बटन पर क्लिक करोगे तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि अभी ये प्रोग्रामिंग नहीं की, अभी तो हमने डिजाइनिंग पार्ट किया है बस। अब हमने प्रोग्रामिंग करनी है। अब मैं आपको बता दूं, रिक्वेस्ट होती है 2 टाइप की। There are 2 kind of request। तो देखिए बच्चों, जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करा रहे हैं और हमने लिखा रन सर्वर, और जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पेज आ रहा है, और वापस पाइचार्म में आइए तो ये कौन सी रिक्वेस्ट है, देखो गेट रिक्वेस्ट। लेट मी एक्सप्लेन। तो आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ क्या आ रहा है, गेट, और यहाँ भी गेट आ रहा है। तो गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट किसके होते हैं, देखो पेज को प्रोसेस करने के लिए आपकी 2 रिक्वेस्ट होती है, एक होती है गेट रिक्वेस्ट, एक होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो गेट रिक्वेस्ट क्या है, जब आप पेज मांग रहे हो सर्वर से, तो ये रिक्वेस्ट कब जनरेट होगी, व्हेन यू आस्क फॉर अ पेज फ्रॉम सर्वर बाय क्लिकिंग ऑन अ लिंक और बाय टाइपिंग द URL इन वेब ब्राउजर। तो जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो
या फिर आप URL टाइप करते हो ब्राउजर में, एंटर हिट करते हो, तो आप मांग रहे हो पेज, तो उस समय गेट रिक्वेस्ट होगी। और ये बाय डिफॉल्ट है, दिस इज डिफॉल्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। तो अगर आप कुछ नहीं बोलोगे सर्वर को तो बाय डिफॉल्ट वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू ही काम करेगा। गेट का मतलब ही क्या है, देखिए जैसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से समझते हैं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो पहले आप जाएंगे, उसका फॉर्म लेके आओगे, है ना, फॉर्म लेके आना, लेके आए तो ये कहलाएगा गेट रिक्वेस्ट एक तरीके से। फिर आपने फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिल करने के बाद क्या करते हो, सबमिट करते हो। तो ऐसे ही जब हम पेज को ही मांग रहे होते हैं, पहले हम पेज को मांगेंगे ना, तो जब हम URL में टाइप करते हैं www.facebook.com तो ये गेट रिक्वेस्ट कहलाएगी। या किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हो, प्रोफाइल लिंक है उस पर क्लिक किया, तो ये भी गेट रिक्वेस्ट है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट कब होगा, जब हम डेटा सबमिट करेंगे। तो हम डेटा डालते हैं किसी ऐड बटन पर, सबमिट बटन पर, रजिस्टर बटन पर, लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये क्या कहलाती है, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पोस्ट रिक्वेस्ट किसको बोल रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट कब होगी, व्हेन वी सबमिट डेटा टू जेंगो सर्वर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम पेज गेट रिक्वेस्ट के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, बस दिक्कत क्या होगी गेट रिक्वेस्ट से पेज को सबमिट करने में कि हम बहुत ज्यादा डेटा नहीं भेज सकते सर्वर पे, और वो सारा डेटा जो हम भेज रहे हैं सर्वर को वो URL में विजिबल होगा। वहीं अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट से भेजेंगे डेटा सर्वर को तो वो विजिबल भी नहीं होगा URL में, और हम कितना भी डेटा भेज सकते हैं। इसलिए मोस्ट कॉमनली डेटा सबमिट करने के लिए कौन सा तरीका यूज होता है, पोस्ट। तो अगर तो हमारा डेटा गेट रिक्वेस्ट के थ्रू सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर गेट डिक्शनरी में इनपुट डेटा स्टोर होगा, जो भी डेटा यूजर इनपुट कर रहा है। वहीं अगर डेटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट किया जाएगा तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर पोस्ट डिक्शनरी में डेटा सेव होगा। जिस डिक्शनरी में डेटा जा रहा है उसी डिक्शनरी से डेटा निकाला जाएगा। तो हम यहां पर करेंगे पोस्ट मेथड से, तो क्योंकि पोस्ट मेथड से सबमिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर पोस्ट डिक्शनरी में डेटा सेव होगा, तो हम पोस्ट डिक्शनरी से ही डेटा निकालेंगे, और वो डेटा क्या होगा, वो दो नंबर्स, फिर उनका सम करेंगे। ठीक है बच्चों, लेट्स इंप्लीमेंट दिस। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, रिक्वेस्ट गेट। एक हमें काम और करना पड़ेगा, अगर तो किसी फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो, मतलब अगर तो आपको टैग्स का डेटा सबमिट करना है तो वो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको वो सारे टैग्स फॉर्म टैग के अंदर रखने पड़ते हैं, क्योंकि फॉर्म सबमिट होता है। जैसे रियल में भी फॉर्म को सबमिट करते हो ना, एप्लीकेशन फॉर्म, तो फॉर्म टैग कैसे बनेगा, फॉर्म, और इसमें बाय डिफॉल्ट मेथड होगा गेट। तो हमें मेथड कौन सा रखना है, पोस्ट। तो कैसे करेंगे, मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब हमारा पेज पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सबमिट होगा, और ये सारी चीजें उठाकर हम यहाँ से किसके अंदर रख देंगे, फॉर्म टैग के अंदर। ये जो हम इंडेंटेशन कर रहे हैं जरूरी नहीं है, बस ये बेटर रीडेबिलिटी के लिए है। ठीक है बच्चों, अब इसको रन कराएंगे। तो मैं यहाँ लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरा पेज ओपन हो जा रहा है, होम पेज। यहाँ पर मैंने 12 टाइप किया, 23 किया, ऐड बटन पर क्लिक किया तो एक एरर आ गया है। तो चलिए बताते हैं क्यों एरर आया है ये, लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो एरर ये है CSRF टोकन। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस CSRF? CSRF stands for cross site, C stand for cross, S stand for site, R stand for request, F stand for forgery, fraud. The process of doing fraud is called forgery. तो cross site request forgery, तो ये है क्या, ये बेसिकली जेंगो का एक तरीका है ये फाइंड आउट करने का कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो विद इन द एप्लीकेशन से आ रही है या किसी डिफरेंट एप्लीकेशन से आ रही है। क्रॉस साइट मतलब दूसरी वेबसाइट से, तो इसको फिशिंग भी बोलते हैं। हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही कोई और बंदा वेब पेज बना दे जो दिखने में एक जैसा लगे बट वो दूसरी वेबसाइट हो, और वो ऐसा फॉर्म प्रेजेंट करके आपसे सेंसिटिव डेटा मांग के उसका मिसयूज कर सके। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जैसे आप मॉल में जाते हैं, तो जब आप मॉल में जाते हैं तो आप अगर पहले से अपने साथ कोई कैरी बैग कैरी कर रहे हैं तो वो उसको सबमिट करवा लेते हैं। क्यों? ताकि आप उसमें कुछ सामान ना लेके आ सकें, है ना, कोई चोरी ना कर सके, ये एक तरीका है। तो वो क्या करेंगे, उस बैग को आप सबमिट करा लेंगे। अच्छा, वो बैग आपको ही दिया जाए कैसे पता चलेगा? तो टोकन नंबर सिस्टम होता है। क्या होता है? एक टोकन नंबर बनेगा जिसकी एक टोकन नंबर की कॉपी उनके पास रहेगी, एक आपको दी जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जो आप लेने आओगे बैग को तो वो टोकन नंबर मांगेंगे, उसी टोकन नंबर जहां पर उन्होंने वो रखा है जिस बॉक्स में आपका बैग, वहीं पे वो टोकन नंबर रखा है, तो उसको मैच करा के आपको दे देंगे। इससे क्या पता चला, जिसकी चीज है उसी को मिले। तो ऐसे ही सेम टोकन नंबर, तो CSRF टोकन बोल रहे हैं, ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी को रोकने के लिए एक टोकन सिस्टम बनाया गया। तो जब भी रिक्वेस्ट जनरेट होगी एक टोकन नंबर जनरेट होगा, तो उस टोकन नंबर की एक वैल्यू सर्वर के पास होगी, एक रिक्वेस्ट करने वाले को भेजी जाएगी। तो जब वही बंदा फॉर्म को सबमिट करेगा जिसने पेज मांगा था
ये एक्चुअल में तरीका है ये फाइंड आउट करने का कि जिस बंदे ने रिक्वेस्ट की है क्या ये वही बंदा है जो सबमिट कर रहा है फॉर्म को। तो जब रिक्वेस्ट की गई थी, जब गेट रिक्वेस्ट आई थी तो एक टोकन नंबर जनरेट हुआ जो सर्वर के पास था, एक ब्राउजर को दिया गया। तो जब सेम ब्राउजर सबमिट करेगा तो टोकन नंबर भी होगा, वो टोकन नंबर वही होना चाहिए। तो जो इस बार डेटा को सबमिट कर रहा है वो उससे टोकन नंबर मांग के अपने टोकन नंबर से मैच कराएगा। अगर तो मैच कर रहे हैं तो उसका फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये एक क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी को रोकने का तरीका है। अब क्योंकि ये फ्रेमवर्क है तो इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ रही है, वो टोकन नंबर बनाकर दे रहा है, बस आपको उस टोकन नंबर को शो करना है अपने किसमें, HTML पेज में। अगर तो हमारा फ्रेमवर्क नहीं होता तो इस चीज के लिए प्रोग्रामिंग हमें खुद करनी पड़ती। तो जो चीजें कॉमन है ना, जो हर वेबसाइट में होनी है, वो हर जेंगो एप्लीकेशन में होनी है, उसकी प्रोग्रामिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। यही फ्रेमवर्क का फायदा है। हमें एक सर्वर साइड कोड लिखना है जो आपका ब्राउजर से CSRF टोकन मांग के सर्वर को शो करेगा। स्टूडेंट से में तब करना है जब हमारा फॉर्म पोस्ट मेथड से सबमिट होगा। गेट में इसकी जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, ओपनिंग कर्ली ब्रेस % CSRF टोकन % कर्ली ब्रेस, जो हमने फॉर लूप टैग के लिए किया था, इफ टैग के लिए किया था। तो ऐसे ही CRF टोकन भी एक टैग है जो हमने नहीं बनाया है, जेंगो ने पहले से बना के दिया है, वी आर जस्ट यूजिंग इट। तो अब हम रन कराएंगे इसको। द सेम कमांड python manage.py run server, click on the link, you got the form and submit the form, click on the ऐड बटन। तो जो हमने टाइप किया, जो सब भेजा गया, वो URL में नहीं दिख रहा है पर वो सर्वर के पास जा चुका है। और देखो कि पहले गेट रिक्वेस्ट आई, ये गेट रिक्वेस्ट है, ये कब है, जब आपने URL में जब लिंक पर क्लिक किया था, ये वाली है, जब आपने उसको टाइप किया, एंटर की हिट की, ये उस समय की गेट रिक्वेस्ट है। और ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये कब जनरेट हुई, जब हमने ऐड बटन पर क्लिक किया। अब ये डेटा गया कहां पर है ये भी ध्यान से देखिए। तो जैसा मैंने बताया था सर, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डेटा कब आ रहा है, हाँ जी, ये डेटा जब यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है पेज के लिए, रिक्वेस्ट किया, पेज आया और फिर उस डेटा को वो एंटर करता है। तो क्योंकि ये डेटा रिक्वेस्ट करते वक्त आया था तो ये कहां पे रखा जाएगा, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। और इसके अंदर दो डिक्शनरी बनती है, गेट और पोस्ट। तो क्योंकि हमने पोस्ट मेथड से सबमिट किया है तो एक पोस्ट डिक्शनरी बनेगी। पोस्ट जो डिक्शनरी बनती है ये अपर केस में है, पोस्ट डिक्शनरी। और इस डिक्शनरी में, ये डिक्शनरी है बच्चों, पोस्ट डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में डेटा कैसे स्टोर होता है, की वैल्यू के अगेंस्ट। तो क्या करेगा, फर्स्ट नंबर नाम की की बनाएगा। अब ये जो की बनाएगा किस नाम से डिसाइड होगी, तो ये की उसी नाम से बनेगी जो आपने उस इनपुट टैग का नाम रखा है। तो क्या नाम रखा था हमने, फर्स्ट नंबर। और इसके अगेंस्ट वो डेटा स्टोर कर लेगा जो यूजर ने इनपुट देते वक्त टाइप किया था। एक और की बनेगी किस नाम से, सेकंड नंबर से, और उसके अगेंस्ट वो सेकंड वैल्यू रखेगा। तो ये काम हम नहीं कर रहे हैं, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाना हमारा काम ही नहीं। ये काम कौन करता है, सर्वर। और उस HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर वो यूजर द्वारा इनपुट किए हुए डेटा को रखता है। अगर तो वो डेटा गेट मेथड के थ्रू सबमिट हुआ है तो गेट डिक्शनरी में जाएगा, पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट हुआ है तो पोस्ट डिक्शनरी में जाएगा। और डिक्शनरी में डेटा कहां स्टोर रहा है, की वैल्यू पेयर के अगेंस्ट। तो अगर मुझे डेटा निकालना है तो कैसे करोगे, तो इसके लिए लिखोगे, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं n1 इक्वल टू इंट। इंट में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो स्ट्रिंग से इंटीजर बनाने के लिए इंट में टाइप कास्ट करोगे, जैसे आप पाइथन में करते थे इंट इनपुट। तो इंट, और यहां लिखोगे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्यों लिखेंगे पैरामीटर, क्योंकि रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। इस ऑब्जेक्ट को रेफर कौन कर रहा है, जो हम रिक्वेस्ट पैरामीटर बनाते हैं उसमें इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो जब हम यहाँ रिक्वेस्ट लिख रहे हैं इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, रिक्वेस्ट जिस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उस पर पहुंचा दीजिए। अब इसके अंदर ये जो पोस्ट डिक्शनरी बनी है इसमें जाने के लिए लिखोगे पोस्ट, और ये अपर केस में लिखोगे क्योंकि ये अपर केस में बनी है और पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव। फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम डिक्शनरी में क्या बताते हैं, की। तो की बनी है किस नाम से, फर्स्ट नंबर। तो क्या हुआ बच्चों, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ऑफ फर्स्ट नंबर ने उस फर्स्ट नंबर के अगेंस्ट जो वैल्यू थी, बढ़िया वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू थी बच्चों, निकाल कर दे दी। अब उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है। अगर अर्थमेटिक नहीं करना है तो इंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट सेकंड नंबर। वैल्यू और की दोनों किसके फॉर्म में बनती हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो सेकंड नंबर में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट से टैग बनाया था तो नाम पहले का क्या दिया था, फर्स्ट नंबर। अगर मैंने FN दिया होता तो फिर FN लिखते। तो ऐसे करके हम वो नंबर निकाल रहे हैं जो यूजर ने वेब पेज पर
टाइप किए हैं, फिर इनका सम निकाल देंगे ऐसे करके, और फिर इसको कहाँ भेजेंगे, add.html भेजना है। तो उसके लिए क्या लगेगा, रिटर्न, ये लॉजिक बता रहा हूं मैं आपको, रेंडर, पहला वही रिक्वेस्ट पैरामीटर, फिर कहाँ भेजना है, add.html पर, उसी पेज पर भेजना है, बट इस बार डेटा भी भेजना है। तो डेटा कैसे भेजा जाता है HTML पेज पर, बताया था मैंने आप लोगों को क्या तरीका है डेटा भेजने का, डिक्शनरी की फॉर्म में। तो मैं यहाँ डिक्शनरी बना रहा हूँ, उसमें की बना रहा हूँ सम नाम से, और वैल्यू होगी जो एस में आ रही है, और ये रेंडर फंक्शन को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये सब कहाँ लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा views.py में। तो हम कर क्या रहे हैं, देखो सबसे पहले ये हम क्या कर रहे हैं, यूजर द्वारा फर्स्ट नंबर टेक्स्ट बॉक्स में जो हमने नंबर डाला है उसको निकाल रहे हैं पहले, फिर हम यूजर द्वारा टाइप किए हुए सेकंड नंबर को निकाल रहे हैं, फिर उनका सम कर रहे हैं, और सम करके add.html पे भेज रहे हैं वैल्यू, और व्यू से टेम्पलेट पर डेटा भेजने का तरीका क्या है, डिक्शनरी की फॉर्म में। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस हाँ तब तक हम क्या कर रहे थे, एक सिंपल मैसेज भेज रहे थे, यहाँ पे हम वैल्यू भेज रहे हैं जो एस में कैलकुलेट होके आ रही है। और ये हम request.post क्यों लिख रहे हैं, अभी अभी बताया मैंने कि जो भी डेटा यूजर फॉर्म सबमिट करते वक्त टाइप करेगा, सबमिट करते वक्त डेटा डालेगा, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, HTTP, थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जो हम अपने व्यू फंक्शन में रिक्वेस्ट पैरामीटर बनाते हैं उसमें किसका रेफरेंस होता है, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का। इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, उस यूजर द्वारा रिक्वेस्ट करते वक्त भेजा हुआ डेटा, बट वो डेटा कहाँ स्टोर होता है, पोस्ट डिक्शनरी में। और ये की बनाता है किस नाम से, जो आपने, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, हम जो भी अपने इनपुट टैग के नाम देंगे उसी नाम से की बनेगी। तो नाम को वो एज अ की यूज करता है और उसके अगेंस्ट वो वैल्यू स्टोर कर लेता है जो यूजर ने टाइप की, तो उसी डेटा को निकाल रहे हैं हम लोग। तो रिक्वेस्ट डॉट मतलब रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पे पहुंच गए, पोस्ट डिक्शनरी में, और डिक्शनरी में डेटा कैसे निकालते हैं, की से। और इंट इसलिए कर रहे हैं कि हमें वो वैल्यू इंटीजर में चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू यूजर ने डाली है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, और इंट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करने हैं। फिर सम किया और ये भेज दिया हमने कहां पर, add.html पे। चलिए तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे स्टूडेंट्स। तो कहां पर जाना है, आपको जाना है व्यूज में। अब बट यहां पर दो मेथड हैं, दो तरीके से दो रिक्वेस्ट आएंगी, एक गेट रिक्वेस्ट, एक पोस्ट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट में अलग काम करना है। गेट रिक्वेस्ट मतलब जब हम यूआरएल में टाइप करें अपने होम पेज का यूआरएल तो काम अलग हो, और पोस्ट करें तो अलग हो। पोस्ट मतलब जब हम ऐड बटन पर क्लिक करते हैं, पता कैसे चलेगा, तो इसी के लिए आप एक सिंपल से इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल पोस्ट। तो जो काम तब करना है वो हम यहाँ लिखेंगे, एल्स अगर तो आपका जो रिक्वेस्ट आई है वो कौन सी किस तरीके से आई है, रिक्वेस्ट पोस्ट से है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड करने का लॉजिक। और जब गेट रिक्वेस्ट है तो वो सिंपली बस क्या करेगा, आपके सामने add.html को प्रेजेंट। तो ये वाला कोड कब चलेगा, जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कराएंगे। चलिए दिखाता हूं मैं। तो जब हम ये लिख रहे हैं ना, python manage.py run server, तो क्या होता है, जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो कौन सी रिक्वेस्ट आती है बच्चों, ये गेट रिक्वेस्ट है। ये जो वेब फॉर्म प्रेजेंट हुआ आपके सामने, गेट रिक्वेस्ट से हुआ। कैसे पता, देखो ये गेट रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, और क्योंकि गेट रिक्वेस्ट जनरेट हुई तो ये एल्स वाला कोड चला, और आपके सामने add.html पे जाके इस पे कोई डेटा लेके नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है, पास में आ गई। पोस्ट कब होगी, जब हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, तो वो इस इफ वाली कंडीशन में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप, ये तब चलेगा जब फॉर्म लेने आ रहे हो, और ये तब चलेगा जब फॉर्म को सबमिट करने आ रहे हो, ऐसे समझिए। तो हमें पहला नंबर निकालना है। क्या बताया था मैंने, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में की बता दो। तो की अगर आप भूल जा रहे हो कि सर मैं तो भूल जाऊंगा, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। तो आपने क्या किया, यूजर द्वारा टाइप किया हुआ फर्स्ट नंबर निकाल लिया, कहाँ स्टोर कर लिया, N1 में, दूसरा N2 में कर लो। तो दूसरा कहाँ आया है, दूसरा आया होगा सेकंड नंबर की के अगेंस्ट। तो ये अपने आप की बनाता चला जाएगा डिक्शनरी में, कितनी की बनाएगा, जितने आपके इनपुट टैग होंगे। तो पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया। अब इनका कर दो सम, और सम को कहाँ भेजना है, यही सेम पेज पर भेजना है, बट खाली हाथ नहीं भेजना। तो डिक्शनरी में भेजेंगे, सम नाम से बना रहा हूँ की, और वैल्यू क्या होगी, एस की वैल्यू, एस वेरिएबल की वैल्यू। अब ये शो भी तो करना है, कहाँ पर, add.html में। तो शो कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ पे ऐसे क्या, सम लेट्स से, या एडिशन, एडिशन में किसकी वैल्यू शो करनी है, सम की बताते हैं ना। तो की किस नाम से बनाई है, सम नाम से। चलो हो गया रेडी। अब कराते हैं इसको रन। तो ये जब हम लिंक पर क्लिक कर रहे हैं ना, और ये जो ब्राउजर में टाइप कर रहा है, ये गेट रिक्वेस्ट है, और कौन सा कोड चला, ये वाला चल गया, ये वाला एल्स वाला। अच्छा ये क्यों लिख के आ रहा है एडिशन, ये इसलिए लिख के आ रहा है कि आपने HTML पेज में लिखा हुआ तो चलेगा ही चलेगा। तो ये जो इसके बगल में आ रहा है ना,
मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए क्या करो, PR टैग लगा दो यहाँ पर इसके बाद, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 नंबर टाइप करने और ऐड बटन पर क्लिक करें, तो यहाँ दोबारा से लिख रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तब आए जब ऐड बटन पर क्लिक करें, उससे पहले नहीं आना चाहिए। तो इसकी भी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, कैसे करेंगे, लेट मी शो। तो इसके लिए यहाँ पर लगाओ कि प्यारी सी इफ कंडीशन। और इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं HTML पेज में, ऐसे, इफ सम नाम की अगर है, जो तभी बनेगी कब, जब आप ऐड बटन पर क्लिक करोगे। एंड इफ, और टैग के अंदर ये लिखो, समझ में आया। तो इफ सम एडिशन दिस, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर सम की बनेगी, जो तभी बनेगी जब ऐड बटन पर क्लिक करोगे। जब आप गेट रिक्वेस्ट होगी तो सम की होगी नहीं, ये वाला कोड चलेगा ही नहीं। तो लेट मी शो यू। तो देखो अभी कुछ लिख के नहीं आ रहा, पहले अभी आपने यहाँ 2 नंबर टाइप किए, लेट से 23 34, ऐड बटन पर क्लिक किया, ऐड एडिशन 57। तो ये आपने एक छोटा सा वेब कैलकुलेटर बनाया और इसमें अच्छा खासा लॉजिक लग गया है। तो आज आपने यूजर से इनपुट लेना सीखा, उस इनपुट पर प्रोसेस करना सीखा, लॉजिक परफॉर्म करना सीखा, और फिर उस लॉजिक ये परफॉर्म कहाँ हो रहा है, व्यूज में। व्यूज कैलकुलेशन कर रहा है, सारा लॉजिक व्यूज में परफॉर्म होगा। तो HTML पेज में ज्यादा से ज्यादा क्या कोड लिखा जाएगा, डेटा को ट्रांसफर कर, जो डेटा ट्रांसफर हुआ है कहाँ से, व्यू से टेम्पलेट में, उसे बस शो करने का कोड लिखा जाएगा। तो आई होप समझ में आया सबको। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने एक छोटा सा असाइनमेंट बनाया, वेब कैलकुलेटर, जहाँ पे हमने यूजर से 2 नंबर लेके उनका सम किया। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास एंड कर रहा हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट्स इट फॉर टुडे।